हेलो साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं और मैं इस पर ब्लॉग भी मेरे डेली आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टडी 100 दिन की मैंने स्टार्ट कर दी है। टारगेट मेरा यूपीएसआई का है। आप देख सकते हैं वीडियो कंफर्म जाके पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरा चैनल है दूसरा कि स्टडी बाय दीपक का। उस पर मैं कंटेंट डालता हूं और स्टडी से मटेरियल, ये जो भी वीडियो होती हैं, जो भी कंटेंट होता है उसको मैं डालता रहता हूं। उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। और ये वीडियो भी मैं इस पर डाली है ताकि आप लोग उस पर पहुंच सकें। बाकी पूरी अध्याय जितने भी होंगे सारे उस पर ही मिलेंगे, आप देख सकेंगे। और देखते हैं हम भारतीय न्याय संहिता स्टार्ट करेंगे आज। भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 1, जिसमें धाराएं 3 दे रही हैं, धारा 1, धारा 2, धारा 3। तीनों धाराओं के बारे में बताएंगे कि तीनों धाराएं कहाँ कहाँ लागू होती हैं, किस किस व्यक्ति पर और किस किस जगह पर लागू हो सकती हैं। क्या व्यक्ति भारत के बाहर है तो धाराएं लागू हो सकती हैं, या व्यक्ति भारत के अंदर है तब धाराएं लागू हो सकती हैं। क्या भारतीय व्यक्ति पर ही धाराएं लागू हो सकती हैं जो बीएनएस के अंतर्गत आती हैं, या फिर अन्य विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उस पर भी धाराएं लागू हो सकती हैं। इनके बारे में सारी जानकारी हम आगे बताने वाले हैं वीडियो में। आप पूरा बने रहें हमारे साथ। बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू हुआ है, जिसके भारतीय न्याय संहिता जिसमें 20 अध्याय दिए हुए हैं। पर डे पर अध्याय को मैं 20 दिन में कंटिन्यू करा दूंगा आप लोगों के लिए। और जितनी भी धाराएं हैं सभी धाराओं को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूँगा। प्रत्येक अध्याय में एक एक धारा, जितनी भी धाराएं होंगी पर डे एक अध्याय में हमने कंप्लीट करेंगे। देखते हैं हमारे साथ, डेली बने रहें हमारे साथ, अपडेटेड रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर जरूर अपना कमेंट करके बताएं कि हाँ आपने सही जानकारी दी है। तो देखते हैं जो 358 धाराएं टोटल इसमें दे रही हैं, जो अध्याय 20 और इसमें टोटल 358 धाराएं हैं। सभी धाराओं को हम अवगत कराएंगे आपके साथ। डेली बने रहें हमारे साथ। देखिए पहला धारा एक में दे रखा है किसी व्यक्ति का संक्षिप्त नाम यानी कि प्रारंभ हो और लागू होना चाहिए जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत उल्लेखनीय है। यह आईपीसी धारा 1 से 5 तक अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 में संविधान समाहित कर दिया गया है। इस प्रकार से इसमें जो धारा पहले थी उसमें 1 से 5 तक थी, लेकिन अब धारा 1 में समाहित कर दिया गया है। इसमें देखा भारतीय न्याय संहिता भारतीय गणराज्य के 74वें वर्ष में अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था। 74वें पर यानी कि 2024 में 1 जुलाई 2024 को प्रवृत्त किया गया था। अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ये। तो भारतीय न्याय संहिता में भारत के भीतर यानी कि कहाँ कहाँ लागू हो सकती है, ये भारत के भीतर कहाँ पर, यदि देश का प्रत्येक व्यक्ति यानी कि वो भारतीय नागरिक हो या भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को, दोनों पर बीएनएस लागू होगा। भारत के भीतर अर्थ थल सीमा के भीतर 12 नॉटिकल होते हैं। एक नॉटिकल में 1852 मीटर होते हैं और 12 नॉटिकल तक ये धारा लागू की जाएगी। उसके बाद दे रखा है कि 3 होती हैं, 3 नॉटिकल मील होता है। तो वायु सीमा के भीतर में पंजीकृत किसी भी जहाज, वायुमान पर सवार कोई व्यक्ति चाहे वो कहीं भी हो अपराध करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा, दायरे में आएगा। जो भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों का उल्लेख करता है वह दोषी होगा, वो बीएनएस के उस पर बीएनएस लागू होगा। अगला है भारतीय सीमाओं से बाहर या परे। तो यदि भारत की सीमा से बाहर कोई अपराधी भारतीय है, यानी भारतीय सीमा के बाहर यदि कोई अपराधी भारतीय है तो उस पर भी बीएनएस लागू की जाएगी। और संहिता अपराधों के तहत ये माना जाएगा कि भारत में ही अपराध हुआ है। अपराध दे रखा उपरोक्त इसके अलावा अन्य स्थितियां भी हो सकती हैं इसकी, कि अन्य स्थितियां क्या हो सकती हैं। तो देख सकते हैं भारत के बाहर यदि पीड़ित व्यक्ति भारतीय अपराधी कोई भी नागरिक है तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी विदेशी व्यक्ति में भी बीएनएस लागू की जाएगी। अगर देखा भारतीय न्याय संहिता कहाँ कहाँ लागू नहीं होने का है, यानी कि कहाँ कहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो जैसे देखेंगे किसी स्थान पर जहाँ कोई विशेष स्थानीय कानून या बनाया गया है जहाँ पर बीएनएस लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा कानून जो भारत के सरकार के अधिकारों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर ये संहिता लागू नहीं की जाएगी। आर्मी या एयरफोर्स कर्मचारी को दंडित करने के लिए विधियों का संहिता लागू नहीं की जाएगी। भारत का राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के लिए इस धारा के अंतर्गत छूट दी गई हुई है। किसी अन्य देश का कोई भी राजनयिक कार्य हो। विदेशी सेना हो तो विदेशी सेना में इसमें दिया हुआ है भारत परिभाषा कार्य एक्ट, यानी कि कार्य की परिभाषा दी हुई है।
धारा 2 में बता रहा हूँ। अब धारा 2 की बात है, धारा 1 का पूर्व कंप्लीट हो चुका है, दोबारा आप सुन सकते हैं। 2 में जीव जंतुओं की परिभाषा यानी मानव को छोड़कर सभी जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है। बालक 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति है तो उसके लिए बताया गया है धारा 2 में। और बीएनएस में बालक की परिभाषा शामिल किया गया है। धारा कूटकरण की परिभाषा यानी कि कूटकरण का अर्थ है कि धोखाधड़ी के आशय से एक वस्तु को मतलब आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु का बनाना, यानी कि जैसे करेंसी, नकली नोटों का बनाना, छापना, उसमें बीएनएस लागू किया जाएगा। आईपीसी के कूटकरण की परिभाषा धारा 28 में थी, अब इस धारा को परिभाषित किया गया है। पहले ये आईपीसी की धारा 20 में दी हुई थी। धारा 2 में दे रखा है, धारा 2.7 में दे रखा है कि अगर बेईमानी की परिभाषा इसके अंतर्गत दे रखी है कि धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को लूटपाट कर दी जाती है, धोखाधड़ी से उसके पैसे वगैरह निकाले जाते हैं, तो इसमें धारा 2.7 में आती है। यानी कि ये पहले धारा 24 में थी, अब ये 2 में कर दी गई है। फिर दस्तावेज की परिभाषा यानी कि किसी व्यक्ति का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसके दस्तावेजों को चुरा लिया जाता है, तो उसमें इस परिभाषा के इस धारा के अंतर्गत इसको प्रस्तावित किया गया है, रखा गया है। पहले ये धारा 29 में थी। और दस्तावेज जैसे संविदा पर शर्तों पर दिखाने वाले जो कागजों को ले देते हैं, और यह बैंकर या मुक्तरनामा आदि व्यक्ति होते हैं। कपटपूर्वक यानी कि धोखाधड़ी आशय है कि ये पहले धारा 25 में थी, अब ये धारा 2 में कर दी गई है, 2.9 में। यानी कि इससे परिभाषा है कि धोखाधड़ी के लिए झूठ बोलना, धोखाधड़ी करने के लिए झूठ बोलना। धारा 2.10 में आती है कि जैसे कि लिंग की परिभाषा, इसमें धारा पहले 8 में थी, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। फिर सद्भाव पूर्वक से किसी व्यक्ति के मतलब सद्भाव पूर्वक से माना जाएगा, सावधानी बरतना। सरकार की परिभाषा इस परिभाषा में सरकार के अंदर राज्य दोनों प्रकार को किया जाएगा। संश्रय यानी आश्रय देना, यदि व्यक्ति अपराध या आश्रय, शरण, भोजन, आयु, गोला बारूद, वाहन की सहायता, यानी कि अगर अपराधी को घर में अपने प्रस्थान करवाता है, अपने घर में जगह देता है, तो वो व्यक्ति भी अपराध के दायरे में आएगा। और इसी प्रकार से इसमें जीवन की परिभाषा दे रखी है। धारा 2.19 में इस धारा में पुरुष की परिभाषा को समझाया गया है। माह और वर्ष यानी कि संवेद कैलेंडर के लिए भी बताया गया है। चल संपत्ति ऐसी संपत्ति जो बंधी हुई है, जो छोड़कर चल संपत्ति मानी जाएगी। संपत्ति जगह पर दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। वाहन, आभूषण, लैपटॉप आदि इनको ले जाया जा सकता है चल संपत्ति को, तो वो इस धारा के अंतर्गत आएगा। बचत की परिभाषा और वचन की परिभाषा, शपथ की परिभाषा धारा 2 में दी हुई है। और इसमें जो दे रखा है व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कंपनी, एसोसिएशन या निकाय, सभी निकाय गैर निगमित यानी कि निगमित हो सकते हैं। लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की धारा 21 में थी पहले, अब जो कर दी गई है इसमें वो हमारी 2 में कर दी गई है। उसके बाद दे रखा है कि अगर व्यक्ति नेवी, आर्मी या न्यायाधीश, न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी, न्यायालय की सहायता करने वाला व्यक्ति, पंचायत के सदस्य, इनमें इसके अंतर्गत अगर शामिल होते हैं तब। कौन कौन लोक सेवक नहीं होंगे? विधानसभा सदस्य, आर्मी के जेसीओ, जनरल यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर आदि। और फिर इसमें दे रखा है कि धारा 2.30 सेक्शन 2 का 30वां भाग है, 30वां है कि विशेष विधि का अधिक परिभाषा, यदि किसी विशिष्ट अधीन अफीम से संबंधित, मवेशी, अतिथि, रेलवे तथा जुए में से संबंधित कोई नियम आदि आएगा तब। फिर आगे आता है इसमें धारा 3, यानी धारा 3 में साधारण स्पष्ट है कि धारा पहले 6 में थी, अब आईपीसी की धारा 6 में थी, अब धारा 3 में कर दी गई है। इसके अंतर्गत संहिता अपराधों की परिभाषा यानी कि अपवाद, बचाव के आदि माना है। यदि बच्चा 7 वर्ष से कम का है तो 7 वर्ष के बच्चे को अगर उसने अपराध किया है तो वह अपराध के दायरे में नहीं आएगा, इसमें दिया हुआ है। यानी कि बच्चा कोई भी अपराध करता है और उससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उस बच्चे को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, ये धारा 3 में दे रखा है। अब जैसे आईपीसी की धारा पहले ये, अब मान लो किसी की पत्नी और किसी के कब्जे में, मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी पत्नी या फिर उसके सेवक या नौकर के कब्जे में है, तो उसका हक जो होगा उसी व्यक्ति का है जिसकी वो संपत्ति होगी, इसके अंतर्गत आता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का परिणाम स्वरूप अपराध किया जा सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को खाने पीने की चीज़ें, भोजन या फिर उस पर मार पिटाई करता है और इससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वो दंड के अपराध में आएगा और ये लोक अपराध की श्रेणी में दिया जाएगा। तो ये होता है आपका अध्याय 1 कंप्लीट। आप अध्याय 1 को कंप्लीट तरीके से, पूर्ण तरीके से देख सकते हैं और आप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सकती है। अध्याय 2 मैं आपको बताऊंगा कल।
जो कि अब वीडियो बनाने में टाइम लगता है। इसलिए प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ आपने सही धारा सही बताई हैं, या कोई कमी है तो मेरी वीडियो में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।